हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी, आज एक और नई वीडियो के साथ आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है RFFE प्रोटोकॉल के बारे में है। RF प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी ये प्रोटोकॉल मोबाइल फ़ोन में क्यों यूज किया जाता है, इनका वर्क क्या होता है, आज इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आरएफ प्रोटोकॉल का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में कई टाइप के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा I2C प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, UART प्रोटोकॉल। इस तरीके से कई टाइप के प्रोटोकॉल का यूज़ मोबाइल फ़ोन में किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जो आपकी मेन आईसी होती है, जैसे सीपीयू आईसी होती है, किसी भी आईसी से कम्युनिकेट करने के लिए वो प्रोटोकॉल सर्किट का यूज करती है। प्रोटोकॉल के द्वारा ही सीपीयू आईसी किसी भी आईसी से कम्युनिकेट करके उसके डाटा का ट्रांसमिशन करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो I2C प्रोटोकॉल होता है, उसमें आपने देखा होगा कि मास्टर यानी जो सीपीयू आईसी होती है वो मास्टर होती है और किसी भी आईसी से कम्युनिकेट करने के लिए दो इंटरफेस सर्किट का यूज करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है आरएफ प्रोटोकॉल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इससे मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल को समझते हैं। जैसे कि सीपीयू आईसी होती है जो मोबाइल फ़ोन में होती है, उसको मास्टर कहा जाता है। बाकी अदर जितनी भी आईसी होती है उनको स्लेव के नाम से जाना जाता है। अगर सीपीयू आईसी को किसी भी आईसी से कम्युनिकेट करना है तो उसको दो सर्किट की यानी दो वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली सर्किट जो होती है, एक होती है जो सप्लाई दी जाती है इस आईसी को, और दूसरी जो सप्लाई हमारी होती है उसमें अन्य सप्लाई आती और जाती है। तो जो पहली सप्लाई होती है ये क्लॉक सप्लाई होती है, इसी को क्लॉक बोला जाता है। क्लॉक का मतलब होता है सिग्नल देना। जैसे ही क्लॉक की सप्लाई इस आईसी को दी जाती है, मैंने एक आईसी ली है, नेटवर्क आईसी ली है आपको समझाने के लिए, क्योंकि नेटवर्क आईसी इसलिए मैंने ली क्योंकि जो आरएफ प्रोटोकॉल है वो हमारा नेटवर्क सेक्शन पे ही आधारित है। तो इसीलिए मैंने एक नेटवर्क आईसी लेके आपको समझाने की कोशिश किया है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जब सीपीयू आईसी इसको एक क्लॉक सप्लाई देता है, मतलब सिग्नल देता है, तो ये आईसी एक्टिवेट हो जाती है वर्क करने के लिए। तो जब ये आईसी एक्टिवेट हो जाती है तो ये दूसरी जो सप्लाई हमारी होती है वो हमारी डाटा की सप्लाई होती है, क्योंकि इसी सप्लाई के द्वारा, इसी सर्किट के द्वारा सीपीयू आईसी इस आईसी से कम्युनिकेट करके उसके डाटा का लेन देन करता है। तो दूसरी जो सप्लाई हमारी होती है डाटा होती है, और पहली जो सप्लाई होती है वो हमारी क्लॉक होती है। इसी दो लाइन को, इसी दो सर्किट को प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल के द्वारा सीपीयू आईसी कम्युनिकेट करेगा नेटवर्क आईसी से और कम्युनिकेट करके उसके डाटा का ट्रांसमिशन करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो I2C प्रोटोकॉल होता है, I2C प्रोटोकॉल जो होता है वो एड्रेस बेस पे वर्क करता है। जैसे कि उसमें जो भी क्लॉक सप्लाई दी जाती है किसी भी आईसी को दी जाती है, जो उसकी स्लेव आईसी होती है, मास्टर जब उसको एक सिग्नल भेजता है तो उसमें जो क्लॉक सप्लाई होती है, उस क्लॉक सप्लाई में आप देखें उसमें होता है हार्डवेयर आईडी होती है उस आईसी की होती है जिस आईसी से सीपीयू को कम्युनिकेट करना होता है। तो जैसे वो सिग्नल उस आईसी को मिलता है तो वो हार्डवेयर आईडी के द्वारा आईसी समझ जाती है कि सीपीयू आईसी हमसे कम्युनिकेट करके हमारे डाटा का लेन देन करना स्टार्ट करता है। सेम उसी तरीके से जो आरएफ प्रोटोकॉल होता है सेम उसी तरीके से वर्क करता है। तो जैसे कि मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन होते हैं, पूरा नेटवर्क सेक्शन आरएफ प्रोटोकॉल से ही कंट्रोल होता है। आरएफ प्रोटोकॉल के द्वारा ही सीपीयू आईसी पूरे नेटवर्क सेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो अब हम समझते हैं कि आरएफ प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है और इसका क्या यूजेज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम इससे आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक जो ठीक है, तो ये हमारा आरएफ प्रोटोकॉल का एक चार्ट है और इसमें मैंने आपको समझाया कि नेटवर्क सेक्शन में जो सीपीयू आईसी होती है कि नेटवर्क सेक्शन को आरएफ प्रोटोकॉल के द्वारा कैसे कंट्रोल करता है, उसका एक चार्ट मैंने बना के आपको समझाने की कोशिश किया है कि नेटवर्क सेक्शन कैसे कंट्रोल होता है सीपीयू आईसी के द्वारा। तो यहाँ पे सीपीयू आईसी है, फिर मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क आईसी ली है, डीआरएक्स आईसी ली है, 2G PA आईसी और 4G PA आईसी ली है। और हमारा जो होता है 4G नेटवर्क के लिए, जो 4G आईसी के लिए स्पेशली एपीटी आईसी लगाई जाती है, वो एपीटी आईसी को लिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो नेटवर्क आईसी होती है इसको कई नामों से जाना जाता है। पहले तो WTR था, फिर आरएफ आईसी हो गई, अभी अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो नेटवर्क आईसी को वर्क करने के लिए दो वोल्टेज की जरूरत होती है। पहली वोल्टेज होती है 1.0, दूसरा वोल्टेज होता है 1.8।
ये वोल्टेज WTR आईसी को कब दिया जाता है, यानी नेटवर्क आईसी को कब दिया जाता है, जब आप सिम को लगा के सेट को ऑन करोगे तभी ये वोल्टेज नेटवर्क आईसी को दिया जाता है, क्योंकि सीपीयू आईसी सबसे पहले सिम को डिटेक्ट करता है। जब सिम को रीड करता है तभी WTR आईसी को वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। अगर सीपीयू आईसी सिम को डिटेक्ट नहीं करेगा तो WTR आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो वोल्टेज होता है, 1.0 वोल्ट होता है और दूसरा हमारा होता है 1.8 वोल्टेज होता है। 1.0 वोल्टेज जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, ये आपको दिखा के फिर चला जाता है, फिर चेक करोगे फिर दिखाएगा चला जाएगा, तो इस तरीके से वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन 1.8 वोल्टेज जो होता है वो हमारा स्टेबल होता है। तो नेटवर्क आईसी को जब ये दो वोल्टेज दिया जाता है तो यहाँ से सीपीयू आईसी दो सप्लाई भेजता है, RFFE क्लॉक सप्लाई और दूसरा हमारा होता है RFFE SDA सप्लाई। SDA सप्लाई का मतलब होता है सीरियल डाटा और क्लॉक का मतलब होता है सीरियल क्लॉक होता है। क्लॉक के द्वारा क्या करता है, सिग्नल भेजता है, तो नेटवर्क आईसी समझ जाता है कि सीपीयू आईसी हमसे कम्युनिकेट करेगा। और दूसरी जो सप्लाई होती है वो डाटा की सप्लाई होती है। क्लॉक की सप्लाई में अगर देखेंगे तो हमारा सिग्नल जाता है, आता नहीं है, क्योंकि सीपीयू आईसी सिग्नल देता है। लेकिन डाटा की सप्लाई में अगर देखेंगे तो हमारा आने का भी दिया होता है और जाने का भी दिया होता है, क्योंकि डाटा लेता भी है और डाटा देता भी है। जैसे इस आईसी में कभी डाटा की जरूरत पड़ती है तो सीपीयू आईसी डाटा को प्रोवाइड करता है, तभी ये आईसी सीपीयू के अंडर में कंट्रोल होती है। दूसरी जो हमारी सप्लाई होती है सीपीयू आईसी से निकलती है डीआरएक्स आईसी को। डीआरएक्स आईसी जो कि नेटवर्क सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट आईसी होती है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डीआरएक्स पे होगा, आप देखेंगे डीआरएक्स कैसे वर्क करता है। और नेटवर्क सेक्शन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है डीआरएक्स आईसी से क्रिएट होती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम सभी लोगों को पता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीआरएक्स आईसी होती है। अब डीआरएक्स आईसी को भी वर्क करने के लिए 2.8 वोल्टेज की जरूरत होती है। जब 2.8 वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है तो सीपीयू आईसी स्विचिंग के द्वारा इस आईसी को कंट्रोल करता है। तो डीआरएक्स आईसी हमारी स्विच करके बैंड को चेंज करती है, तो हमारा नेटवर्क सेक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। 2.8 वोल्टेज पावर आईसी से दी जाती है। सीटीआरएल की जो सप्लाई होती है वो सीपीयू से कंट्रोल कराई जाती है। और यहाँ पे डीआरएक्स आईसी को भी कंट्रोल करने के लिए सीपीयू आईसी कम्युनिकेट करने के लिए दो सप्लाई यहाँ पे देता है। एक क्लॉक की सप्लाई होती है, दूसरा एसडीए की सप्लाई होती है। जब ये दो सप्लाई जाता है तो डीआरएक्स आईसी सीपीयू के अंडर में कंट्रोल में वर्क करती है और सीपीयू आईसी कम्युनिकेट करके इसको प्रॉपर तरीके से वर्क कराता है। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो दूसरी हमारी सप्लाई होती है एपीटी आईसी को होती है। जैसे कि एपीटी आईसी के बारे में जानते होंगे, पहले के हैंडसेट में एपीटी आईसी का यूज नहीं किया जाता था, लेकिन अभी के जितने भी हैंडसेट आते हैं उसमें 4G एपीटी आईसी का यूज किया जाता है। जो 4G आईसी के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है कि अगर 4G नेटवर्क हमारा वीक आता है या उसके इंटरनेट में अगर प्रॉब्लम होती है तो 4G पीआईसी क्या करती है, एपीटी आईसी क्या करती है कि उसको अलग से बूस्ट करके उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग करती रहती है। काफी इंपॉर्टेंस आईसी होती है। आपने देखा होगा कि ये हमेशा 4G पीआईसी के पास में ही लगी होती है। तो ये एपीटी आईसी होती है। अब सीपीयू आईसी सबसे पहले जो सप्लाई देता है, क्लॉक और डाटा की सप्लाई जो देता है, वो सबसे पहले एपीटी आईसी को देती है। फिर एपीटी आईसी क्या करती है, इन सारे आईसी को, जैसे 4G पीआईसी है, 2G पीआईसी है। देखिए 2G पीआईसी होती है किसी किसी हैंडसेट में क्लॉक और डाटा के द्वारा कंट्रोल कराई जाती है, किसी किसी हैंडसेट में क्लॉक और डाटा के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। किसी किसी हैंडसेट में अगर हम 2G पीआईसी की बात करें तो इसको भी एपीटी वोल्टेज के द्वारा भी ऑपरेट कराया जाता है, और किसी किसी हैंडसेट में देखेंगे तो इसको एपीटी वोल्टेज नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एपीटी आईसी को वर्क करने के लिए, यानी इसको ऑन होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहले बीपीएस सप्लाई की जरूरत होती है। जो सब बैटरी को हम लगाते हैं मोबाइल फोन में, तो आपने देखा होगा कि बीबैट की सप्लाई निकलती है, पीएफआई को या चार्जिंग आईसी को जाती है, तो वहाँ पे बीपीएस बन के सारे सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो वही बीपीएस वोल्टेज 3.7 की एपीटी आईसी को दी जाती है। तो जब एपीटी आईसी को 3.7 वोल्टेज दिया जाता है तो ये आईसी ऑन हो जाती है, मतलब एक्टिवेट होती है। वर्क ये कब करती है, जब इसको बीआईओ यानी वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8 वोल्टेज दिया जाता है, तब ये आईसी आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे I2C प्रोटोकॉल में हमने देखा है कि दो पुल अप रजिस्टर को लगाकर वहां पे पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज देके
I2C प्रोटोकॉल को वर्क कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारा RFFE प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल में देखेंगे कि तो कहीं भी हमें इस सर्किट में वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे I2C प्रोटोकॉल होता है, अगर वहाँ पे क्लॉक डाटा की सप्लाई को अगर हम चेक करेंगे तो हमें 1.8 वोल्टेज वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे दो पुल अप रजिस्टर लगाकर वहाँ पे 1.8 वोल्टेज दोनों सर्किट में देकर उस सर्किट को ऑपरेट कराया जाता है। लेकिन अगर हम RFFE अगर प्रोटोकॉल में देखें तो यहाँ पे किसी भी ना क्लॉक की सप्लाई में ना डाटा की सप्लाई में कोई भी वोल्टेज नहीं दिया जाता है। अब ये वोल्टेज क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आप कभी भी चेक करेंगे तो वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और एक चीज याद रखना कि जिस आईसी को ये जो RFFE की क्लॉक डाटा की सप्लाई दी जाती है, उस आईसी को अलग से एक पुल अप वोल्टेज दिया जाता है, जैसे 1.8 वोल्टेज है, जिसे BIO बोलते हैं, वोल्टेज इनपुट आउटपुट बोलते हैं। अलग से एक पुल अप वोल्टेज उस आईसी को दिया जाता है। लेकिन RF अगर क्लॉक डाटा की सप्लाई में देखेंगे, जो नेटवर्क सेक्शन में कंट्रोल होता है, नेटवर्क सेक्शन को ऑपरेट कराता है, यहाँ पे दोनों सर्किट में आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस आईसी को भी ये दी जाएगी, उस आईसी को अलग से 1.8 वोल्टेज दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे APT आईसी को BIO वोल्टेज 1.8 दिया गया। 1.8 वोल्टेज इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे क्लॉक डाटा की सप्लाई दी जा रही है। अब क्लॉक डाटा की सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए इसको अलग से BIO वोल्टेज यानी वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8 वोल्टेज दिया जाता है। और यहाँ पे सप्लाई हमारी क्लॉक और डाटा की आती है। और जब क्लॉक डाटा की सप्लाई APT आईसी को आती है तो यही क्लॉक डाटा की सप्लाई 4G को भी दी जाती है और 2G PA आईसी को भी दी जाती है। अगर आज की डेट में देखें तो जो हमारी नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है ज्यादातर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो APT आईसी से क्रिएट होती है। तो ये हमारा क्लॉक डाटा की सप्लाई जब APT आईसी को दी जाती है तो APT आईसी क्या करती है, 4G PA आईसी को देती है। और 4G PA आईसी को वर्क करने के लिए यहाँ पे 3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब 3 वोल्टेज यहाँ पे दिए जाते हैं तो 4G PA आईसी आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। लेकिन इसी 3 वोल्टेज में से कोई भी एक वोल्टेज की सप्लाई ब्रेक हो जाने पे 4G PA आईसी वर्क नहीं करती है। पहला वोल्टेज हमारा BPH है 3.7 वोल्टेज, इसको ऑन होने के लिए दिया जाता है। फिर BIO वोल्टेज यहाँ पे दिया गया 1.8। जैसे इसको भी क्लॉक डाटा की सप्लाई दी जा रही है तो इसको अलग से एक पुल अप वोल्टेज दिया जा रहा है, 1.8 वोल्टेज इस आईसी को दिया जाएगा। और तीसरी जो सप्लाई होती है BPA APT सप्लाई होती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस होता है। ये 4G नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए अलग से एक 4G आईसी को लगाकर ये वोल्टेज दिया जाता है। ये वोल्टेज आपका 1.8 वोल्ट से लेके 3.0 वोल्ट तक हमको देखने को मिलता है। कभी भी ये वोल्टेज चेक करेंगे तो ये डाउन होते हुए वोल्टेज आपको दिखाएगा। मतलब इसका मतलब होता है कि APT आईसी प्रॉपर तरीके से BPA वोल्टेज इसको देती है। BPA वोल्टेज नहीं आएगा तो 4G आईसी आपकी काम करना बंद कर देगी। उसके बाद यही क्लॉक और डाटा की सप्लाई 2G PA आईसी को दी जाती है। 2G PA आईसी जिसे FMIC के नाम से भी जाना जाता है, इसको फ्रंट एंड मॉड्यूल कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीना की जो सप्लाई हमारी होती है सबसे पहले 2G PA आईसी को आती है। 2G PA आईसी क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, फिर यहाँ पे कपलिंग करता है, कपलिंग करके उस फ्रीक्वेंसी को बैंड प्रोवाइड करता है। जब बैंड प्रोवाइड करके WTR आईसी को देता है तब आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से सिम प्रॉपर तरीके से आपका वर्क करता है। तो एंटीना की भी जो सप्लाई आती है वो सबसे पहले 2G PA आईसी को आती है। और ये कपलिंग कैसे करती है, क्योंकि इसमें एंटीना स्विच होता है, इसी के अंदर कंबाइन होता है। पहले के हैंडसेट में अगर हम देखेंगे तो जो एंटीना स्विच होता था उसको अलग से लगाया जाता था। एंटीना स्विच का काम क्या होता है कि जो हमारी सिग्नल आती थी RX TX की जो सिग्नलें होती थी उसको अलग अलग करने के लिए अलग से एक एंटीना स्विच आईसी लगाई जाती थी। लेकिन अभी के हैंडसेट में उसी एंटीना स्विच को 2G PA आईसी में कंबाइन कर दिया गया है। 2G PA आईसी के अंदर ही कंबाइन होती है, तो वो कपलिंग करती है, मतलब RX TX को अलग करती है। और दूसरी चीज होती है जो हमारा सिम होता है उस सिम को बैंड प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो इंडियन सिम होते हैं ये बैंड वाइज वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये 2G PA आईसी को भी वर्क करने के लिए एंटीना की सप्लाई आती है। अगर एंटीना की सप्लाई नहीं आती है तो आपके मोबाइल फोन में देखा होगा नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Vivo, Oppo, Realme के हैंडसेट में देखेंगे तो एक प्रॉब्लम आती है, नो नेटवर्क कवरेज एरिया आती है, जो कि उसकी बहुत बिग प्रॉब्लम होती है जो जल्दी सॉल्व नहीं होती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से नेटवर्क सेक्शन का वर्क पता होगा, उसकी एक एक सप्लाई के बारे में पता होगा, तो आप उस तरह की प्रॉब्लम को भी बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। 2G PA आईसी को वर्क करने के लिए यानी इसको भी ऑन होने के लिए क्या चाहिए, 3.7 वोल्टेज BPS वोल्टेज भी दिया जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ सर्किट की बात करें
कुछ कंपनियों ने क्या कर दिया है कि इस सर्किट को भी अब अलग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2G 4G जैसे बीपीएस वोल्टेज पे वर्क कराया जाता है। अदर हैंडसेट में देखोगे तो अब इसको बीपीएस वोल्टेज पे वर्क नहीं कराया जाता है। तो ये 3.7 वोल्टेज इसको दिया जाएगा तो 2G PAIC ऑन हो जाएगी। और इसको भी अलग से BIO वोल्टेज दिया जाता है 1.8, क्योंकि इसको भी पुल अप वोल्टेज की जरूरत होती है, क्योंकि क्लॉक और SCL और SDA की सप्लाई भी 2G PAIC को दी जाती है। इसी दो लाइन के द्वारा CPU IC 2G PAIC को कंट्रोल करता है, तो इसको भी अलग से BIO वोल्टेज 1.8 वोल्टेज दिया जाता है। तो ये हमारा होता है RFFE प्रोटोकॉल होता है। मतलब इसका एक फ्लो चार्ट मैंने बना के आपको समझाया है कि नेटवर्क सेक्शन कैसे कंट्रोल होता है इस प्रोटोकॉल के द्वारा। दूसरी चीज, आज के डेट में मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि अगर क्लॉक SDA में से कोई भी एक सप्लाई ब्रेक होती है तो मोबाइल फोन नो सर्विस में चला जाता है। आपने देखा होगा कि चाइनीज एंड्रॉयड में अगर नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है तो कोड को डायल करके आप वहां पे देखते हैं, अगर रेडियो ऑफ होता है, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि क्लॉक या SDA में से कोई एक सप्लाई मिस हो गई है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन का रेडियो ऑफ हो जाता है, मतलब नेटवर्क सेक्शन वर्क नहीं करता है। उसी तरह सैमसंग के हैंडसेट में अगर देखेंगे तो वहाँ पे मीपी फेल्ड आ जाता है। मीपी फेल्ड आने का मतलब ये होता है कि इसी क्लॉक डाटा में से कोई भी एक सप्लाई है जो कि मिस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन नो सर्विस में चला जाता है। उस कंडीशन में आप चेक करोगे तो WTR IC को भी चेंज करोगे, सबको चेंज करोगे, फिर भी नो सर्विस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, क्योंकि हमें ये समझना होता है कि अगर नो सर्विस की प्रॉब्लम आई है तो किस सप्लाई की वजह से आई होगी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है, जब क्लॉक या SDA में से कोई एक सप्लाई मिस हो जाती है तो वो IC काम करना बंद कर देती है, क्योंकि CPU IC का कम्युनिकेशन उस IC से टूट जाता है, और जब CPU IC का कम्युनिकेशन टूट जाएगा तो वो डाटा का ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा, तो वो IC काम करना बंद कर देती है। जैसे आजकल नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा रेडमी के हैंडसेट में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है नो सर्विस में। आप उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सिम को लगाकर वोल्टेज चेक करते हैं, तो वहां पे दोनों वोल्टेज शो नहीं होता है, ना 1.0 वोल्टेज मिलेगा ना 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर आप सर्किट चेक करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो सर्किट आपका पूरा प्रॉपर ओके बताता है, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनता है। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है। वो चीजें हम ऑफलाइन क्लासेस में बताते हैं, ऑनलाइन क्लास में हम उसको नहीं शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है नो सर्विस की भी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्लॉक डाटा की वजह से भी क्रिएट होती है, जब इनमें से कोई एक सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो ये होता है RFF प्रोटोकॉल होता है, किसी भी नेटवर्क सेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीजें इस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बना के समझाया है कि इस तरीके से नेटवर्क सेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर इनमें से कोई एक सप्लाई ब्रेक होती है तो नो सर्विस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि बिग प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है, ज्यादातर ये प्रॉब्लम पता नहीं चलता है कि किस IC की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इस IC को, अगर सर्किट को देखें तो सारी IC जैसे 2G PAIC 4G PAIC APT IC DRX IC नेटवर्क IC, ये सारी ICओ को भी सप्लाई दी जाती है। तो किस IC की सप्लाई मिस होती है इसको पता करना सबसे बड़ी चीज होती है, यही मेन चीज होता है। अगर ये चीज आपको पता चल जाए कि किस IC से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी, यानी क्लॉक डाटा की सप्लाई किस IC की मिस हो गई है, तभी आप उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सैमसंग की प्रॉब्लम, जैसे सैमसंग के हैंडसेट में नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है, या किसी भी हैंडसेट में नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें डायरेक्टली सब लोग WTR IC पे काम करते हैं। WTR IC, अब WTR IC पर कब काम करना है, 2G PAIC पे कब काम करना है, 4G PAIC की कब प्रॉब्लम आती है, जब तक एक चीजों को आप समझोगे नहीं, इसके बारे में पता और सर्किट नहीं रीड करोगे, जब तक इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये होता है हमारा RFEV प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इसी तरह वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।